और आज के मुद्दे में आइए बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। हमारे कश्मीर के तमाम नाजरीन को भी चांद मुबारक हो, ईद उल फितर की मुबारकबाद। मैं अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जनरल कुलकर्णी साहब। कुलकर्णी जी, खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश सिंह जी सीनियर लीडर हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हमने संजय के चड्डा साहब को भी अपने साथ जोड़ा है, जो कि आईनी मामलों के यानी संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। उनसे भी बात करेंगे हम। अगर जब कश्मीर की बात होती है तो थोड़ा संविधान के हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने अपने साथ जोड़ा है अनुराग वर्मा जी को भी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, अपने गिराकत राय हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। दो तीन बातों पर हम आज फोकस कर रहे हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। अमित शाह का वजीर दाखिला बनना और उसके बाद अनुराग जी बहुत सारी चीजों को लेकर के वैसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाना, और खासतौर से कश्मीर के हवाले से, इसको हम कैसे देखें? अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं हुई जबकि सरकार की जानिब से न कोई ऐसा इशारा मिला है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ चीजें हैं। अमित शाह जब वजीर दाखिला बने हैं, मोदी सरकार 2 पूरी ताकत से है, तो कश्मीर की आवाम में भी कुछ सुनने की बेचैनी है, कुछ जानने समझने की, और वहां की सियासी जमातों में कहीं ज्यादा बेचैनी है। देखिए, ये जो एनडीए 2 है, इसमें कुछ चीज़ों को लेके जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, उसमें कुछ चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा क्लियर सिग्नल दे दिया कि हम इस बार जो गृह से रिलेटेड मामले हैं उसमें हमारा स्ट्रांग स्टैंड होगा। तभी वो अमित शाह जी को लाए हैं। राजनाथ जी को मूव किया गया डिफेंस में और इनको लाया गया। वो इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या होंगे? नंबर 1, आतंकवाद पे हमारा स्टैंड क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे हमारा स्टैंड क्या होगा, कश्मीर के मामलों में हमारा स्टैंड क्या होगा। ये एकदम क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। अब उसको आगे कैसे बढ़ना है वो ये देखने वाला मामला होगा, लेकिन ये चीज क्लियर है कि गृह से रिलेटेड जितने मामले होंगे उसमें कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और जो कश्मीर का जो मामला है, जो आर्टिकल 370 का मामला है, वो ये भाजपा के मुद्दे पे बहुत सालों के लिस्ट में बहुत सालों से है, और कहीं ना कहीं उस पे इस बार इनको स्ट्रांग स्टैंड लेना पड़ेगा। पिछली बार भी जिस समय आप जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस समय भी जो हवा बनी थी वो यही बनी थी कि आर्टिकल 370 पे कुछ ना कुछ करने वाली है सरकार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बार जिस तरह के मैंडेट के साथ आए हैं, तो सरकार को भी ये पता है कि ये जो मैंडेट उनको मिला है ये इन सब मामलों के लिए मिला है, ना कि किसी और मतलब नोटबंदी या आपके जीएसटी के लिए नहीं मिला है। ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी पे जो आपकी क्लियर कट विजन है और आपका जो स्ट्रांग स्टैंड है उसके लिए मिला है। तो इनको कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी ये दबाव है कि इनको ये करके दिखाना है। महबूबा मुफ्ती जब कहती हैं कि अभी उनका ट्वीट आया था, जैसे ही पदभार संभाला था वजीर दाखिला के तौर पर अमित शाह ने, तो उनका ट्वीट आया कि मैं फिक्रमंद हूं अमित शाह के वजीर दाखिला बनने के बाद से, क्योंकि हम कश्मीर मसला कश्मीर का हल जो है मिलजुल करके और बैठ करके और अमन के साथ चाहते हैं। मतलब इस तरह की बातें अपने आप ही शुरू हो गई हैं। मतलब क्या इसका निकाला जाए? देखिए, ये कैसी हिंट है? देखिए, अभी तक ये बेचैनी, ये डर क्यों है? देखिए, महबूबा मुफ्ती हो गए और जो भी कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर हो गए, या जो है जिनकी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पाकिस्तान के साथ है, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको ये जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जो जिस तरह का मैंडेट आया है, उनकी रातों की नींद निश्चित रूप से उड़ गई होगी। ठीक है कि ये यहाँ पे अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जिस तरह से यूपीए की सरकारें थी और इन लोग को क्या वीवीआईपी स्टेटस मिले हुए थे, वहां सुविधाएं मिली हुई हैं, सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ियां, सुरक्षा मिली हुई है, ये क्या था? मतलब जो हमारे देश के विरोध की बातें कर रहे हैं उनको हमने जो है इस तरह से की सुविधाओं से नवाजा हुआ है, ये क्या है? जो इस सरकार ने एक अपनी विजन दिखाई, और अब जिस तरह से अमित शाह जी आए हैं, इस तरह से उस पे अब स्ट्रांग एक्शन होगा, वो देखने वाली चीज, वो देखने वाली चीज होगी। जनरल कुलकर्णी, कैसे देखते हैं आप अमित शाह का वजारत दाखिला संभालने के बाद कश्मीर को लेकर? एक और हवा तैर रही थी, हालांकि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है, कि किरण बेदी वहां की गवर्नर
बनाई जा रही हैं। ये भी एक बात सामने आ रही थी और हालांकि इसकी कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया में ये बात काफी तैर रही है। इसके अलावा जनरल कुलकर्णी, अगर हम देखें आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह को एनआईए के तहत जो है अब लिया जा रहा है, पहले दूसरे तरह के मामले हुआ करते थे, अब एनआईए की तरफ से लिया जा रहा है, तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और ये किस तरफ जाती दिख रही हैं और कहां तक जाएंगी, इसकी चरम क्या हो सकती है सर? जैसे अभी तक कहा गया, सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। ये मसला जो है बहुत पुराना है जी, इसमें कोई शक नहीं कि जनसंघ का अभी नया स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी है जी, और उनके जो इनिशियल फाउंडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तब से ये सिलसिला आता आ रहा है। और जिस तरीके से ये पार्टी का मानना है हर हमेशा कि इनका जो विलय है, और बार बार आप देखते होंगे कि कई बार आता है कि वी हैव एक्सीडेड टू इंडिया बट वी हैव नॉट मर्ज्ड विद इंडिया। तो इस तरह के जो सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस की जाती हैं, तो कई बार लोगों को शक होता है ये एक्सेशन और मर्जर में क्या अंतर है। जब ये एक्सेशन डॉक्यूमेंट सभी प्रिंसिपैलिटी ने साइन किया, सारे प्रिंसिपल स्टेट्स ने साइन किया, इन्होंने भी दस्तखत किया, तो ये क्यों इस तरह की चर्चा होती है। तो 370 के ऊपर ये जो बार बार कहा जाता है कि उस वक्त से अभी हम लोग आज 2019 में हैं, आप वापस अगर जाए 1947 की तरफ और बाकी 1948 की ओर जाए, और जिस तरह के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पे गुजर गए उनकी जेल के अंदर, तो उस वक्त के जो नारे उठ रहे थे, दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं होंगे करके, तो आज तक के सिलसिला जो है वो अभी तक मसला जो है वो मसला ही रहा। अभी तक उसका कोई हम लोग उपाय नहीं निकाल पाए। ये क्यों ऐसे हो रहा है? आज भी चाहे पार्टी सरकार ये कहे कि हम कर सकते हैं, जब तक कि राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम वैली की तरफ देखें तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो ये कहेंगे कि साहब कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपकी मेजॉरिटी आए या ना आए, आप हमारे साथ जो भी 370 जो आर्टिकल है उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दिस इज दो टेम्पररी था। नहीं, जब कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं सर, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इतनी बेचैनी क्यों, इतना डर क्यों? इसका मतलब ये है ना कि ये ही कर सकते हैं, इनका विल पावर है। इमरान जी आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि सब कोई कहते हैं, अब कर दिखलाने का लोगों को है कि शायद ये पार्टी इतनी मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में आई है, 2021 तक राज्यसभा में भी मेजॉरिटी में हो जाएगी। तो ये जो 2 साल अपने पास हैं, जब तक कि मेजॉरिटी नहीं आती, तो ऐसा एक तरीके से माहौल हो जाए जिससे कि कोई भी ऐसा हादसा ना हो और ऑटोमेटिकली जो वैली के भी लोग हैं वो समझ जाएं। अब आप 370 का मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्यों 370 के पीछे जो है जितने भी ये जो अमीर लोग हैं ये अमीर हो रहे हैं और जितने भी गरीब लोग हैं ये गरीब हो रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए, अगर हम देखें जो नीडू होटल है उसका जो नॉर्मल लीज पे लिया जाता है वो है 53,000 रुपीज अ ईयर, और उन्होंने जब सब लीज किया है उसको 14 लाख रुपीज अ ईयर, यानी कि आप देखिएगा 53,000 रुपए में सालाना लिया। और वो जो लीज डॉक्यूमेंट ये कहता है 90 इयर्स का लीज है, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, डबल होगा लास्ट 10 इयर्स में। यानी कि आप किस तरीके से, और जो पैसा ऊपर आ रहा है किसके जेब में जा रहा है, जिसके हाथ में है, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान है जो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। तो उसका हल ये है कि दफा 370 हटे, 370 और ये 35 है। जो रूट कॉज है, चाहे परसेप्शन है या एक्चुअलिटी है, जो भी है, जब तक लोगों के दिल से ये भावना हटेगी नहीं कि हमें लग रहा है कि 370 के कारण शायद हम लोग जाकर के कश्मीर में बस नहीं सकते, शायद कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो हो नहीं सकती, सब कुछ कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि सेंट्रल डेवलपमेंट फंड में से जितना भी जाता है फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, जितना भी सेंट्रल उसको प्रोविजन हुआ है एक कश्मीरी के ऊपर 93,000 रुपीज पर पर्सन पर ईयर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। वही मतलब 10% ऑफ द सेंट्रल ग्रांट्स आर गोइंग टू 1% ऑफ द पॉपुलेशन, और यूपी में 13% ऑफ द पॉपुलेशन ओनली 8.2% ऑफ द ग्रांट, यानी कि जो यूपी वाले हैं उनको मिल रहे हैं कुछ 500 या 700 रुपए प्रति इंडिविजुअल, और उधर उनको मिल रहा है 93,000 पर इंडिविजुअल। तो आप देखिएगा तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं की गई। दिल जीतने का जब मसला है, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स का मसला है, इन्वेस्टमेंट का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, सब कुछ
वक्त दिया, उसके सब कुछ किया बावजूद गया है, भी लेकिन अब अगर थोड़ा इस मामले में दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाई जाएगी तो ये मुमकिन भी है। इसलिए खौफ, इमरान जी इसलिए डर। इस चीज में मैं ऐड करूंगा, मतलब कि भारत सरकार की जो भी पॉलिसीज रही हो, उसको जो मैसेज, जो कनेक्ट एक आम आदमी और एक भारत सरकार के बीच में होना चाहिए था, जो ट्रस्ट बनना चाहिए था, वो वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं जिनके अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, उन्होंने उसे बनने नहीं दिया अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल, अभी भी इसलिए डरती हैं, अभी भी इसलिए डरती हैं। लेकिन मैं दिनेश सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। इतनी सारी उम्मीदें, देखिए हमारा पैनल भी इस बात में आप सहमत है और सब तरफ से उम्मीद है। हो सकता है कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद है, वो कई बार खौफजदा रहते हों, नहीं बोलते हों, सियासी जमातों के भी दबाव में रहते हों, क्योंकि जो सियासी जमातों की राय है वो जरूरी नहीं कि आवाम की भी हो, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन दिनेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी भी है जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है और उनके वालिद साहब के साथ सरकार बनाती है और चलाती है 3 साल, और जब 3 साल सरकार चलाती है तो बहुत सारी चीजों पर खामोश हो जाती है। ठीक है, तो ये वही राजनीतिक पार्टी, इसको लेकर अपोजिशन भी आप पर तंज करता है। आज फिर अवाम ने ताकत दी है, तो आपको वो ताकत दिखाने के लिए ताकत दी है जिसका आप मैनिफेस्टो में वादा करते हैं या अपने भाषणों में वादा करते हैं। वो ताकत दिखाने के लिए नहीं जो आपने 3 साल सरकार चलाकर वहां पर दिखाई थी और खामोशी के साथ जो है आप लोग सारी चीजों को उनके एक्सेप्ट करते चले गए थे। बाद में आपको ऐसा लगा कि चुनाव में जाना है इसलिए अब सरक लो, तो ये अवाम अब समझती भी है, तो इतना आप मतलब नहीं किसी को आप चला सकते। इमरान जी, मैं नहीं समझता हूं कि जो चीजें जिस तरह से आप देख रहे हैं वो चीजें उस तरह से हुई हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कही और आपने भी उसमें उस चीज को सम्मिलित किया कि हमारी सरकार जो अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र पर जो बातें कही हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उस दिशा से एक कदम भी हमारा इधर से उधर नहीं हो सकता है। उसमें हमने 370 की बात की है, उसमें हमने 35A की बात की है, और निश्चित तौर पर मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी सरकार इस आधार पर आई है, लोगों ने हमको इस आधार पर वोट किया है। क्योंकि एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि हम आएंगे तो इस देश से राष्ट्रद्रोह का आर्ट के लिए खत्म कर देंगे, और एक हम लोग थे कि नहीं, हम उस कानून को, प्रावधान को और मजबूत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन ने जो हमको जनादेश दिया है, हमारे उस बात के समर्थन में दिया है, और हमको अब अवसर है अपनी उस बातों को असली जमा पहनाने के लिए। और ये भी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले भी किया जा सकता था, लेकिन एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ जो एक लीडरशिप होती है ना, वो लीडरशिप का अभाव था। जब आप लोगों ने 3 साल उनके साथ बता रहा हूं, बिल्कुल इमरान जी, मुझे भूला नहीं, अंतर कुछ नहीं था, देखा था नहीं इमरान जी, अंतर नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, 2 चीज आप स्मरण कीजिए कि जम्मू कश्मीर में जब हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, हम एक नदी के 2 किनारे थे, जो चाह के भी कभी साथ तो चल सकते हैं, कभी मिल नहीं सकते हैं। दोनों का 36 का आंकड़ा था। इसके बाद भी जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर की जनता ने वो प्यार दिया। और भारतीय जनता, इसका मतलब जनादेश ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती थी। तो वहां के लिए क्या था कि हम न चाहते हुए भी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम जान रहे थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में कहा कि वो हमारा गठबंधन भी मिलावटी गठबंधन था। वो मिलावटी जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो फिर किसी कहने की बात नहीं रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये समझ रहे थे कि मिलावटी गठबंधन है। लेकिन क्या इस मिलावट के साथ भी हम जम्मू कश्मीर के लोगों का कल्याण कर सकते हैं? एक प्रयास हमने किया, और इमरान जी, ईमानदारी पूर्वक प्रयास हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने किया, और जितना हो सकता था जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उतना हमने किया। लेकिन जब हमको लगा कि जो हम करना चाहते हैं एक्चुअल में वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सत्ता को लात मारी वहां। हम चाहते तो चुनाव तक ले आते ना। वो तो आपका प्रयास था। नहीं, हमने उस गठबंधन को तोड़ा, हमने तोड़ा। ठीक है, हम समझ, नहीं तो हम चलाते रहते, नहीं तो हम चलाते नहीं, जहां पीडीपी के साथ जब थे हम चलाते रहते जी, हम चलाते रहते ना। वो आपका प्रयास था, आप परिणाम चाह रहे हैं। बिल्कुल परिणाम चाह रहे हैं सीधा। वो जो हो गया। उसके बाद भी आवाम ने आपको मैंडेट दिया। निश्चित तौर पर इमरान जी, इसलिए जिम्मेदारी है और इसलिए लोग चाहते भी हैं। अभी आपने बात की कि जम्मू कश्मीर जाने में भी वीजा परमिट की जरूरत होती थी। ऐसे आप जम्मू कश्मीर अपने देश नहीं जा सकते थे। वो भी देन अगर किसी की थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की थी, जो उस नियम को तोड़ा और उनका पार्थिव शरीर वापस लौटा। आज हम जो जम्मू कश्मीर हम आप चले जाते हैं, वो भी देन अगर किसी की है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के। निश्चित तौर पर इस देश को एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, और निश्चित तौर पर जो खड़बड़ी है ना, माननीय अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं, लोगों को बयान सुर बदल गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिसकी आप बात कर रहे थे, जो अभी आप
जिनकी चर्चा कर रहे थे, वो लोग चाहते थे कि कैसे सत्ता उनके पास बनी रहे, वो चाहे जिस भी स्थिति पर, अगर उनको किसी भी स्थिति पर जाना पड़े, और लोग कहते थे कि नहीं दंगे हो जाएंगे, लाशों पर गुजरना होगा। बिल्कुल, वो तो मीरवाइज उमर फारूक के सुर भी बता रहे थे। जी वही हम कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के भी सुर बदले हैं। बिल्कुल, इसलिए और ये वही मीरवाइज उमर फारूक हैं जो कि जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे की नमाज में तकरीर करते हैं, उसके बाद पत्थरबाज हाथों में पत्थर लेकर लड़के बाहर निकलते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करते हैं। तो वो जो तकरीर करते हैं वो उसी का असर होता है। हालांकि अब वो मीरवाइज उमर फारूक कहते हैं कि हाँ हम बात करेंगे और बहुत अच्छी बात है, अमित शाह बने और हम अपने तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। तो सुर तो आप सही कह रहे हैं दिनेश जी, बदले।